पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब जेनिया वेटिंग को मार देता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये उसने क्या कर दिया। इसी दौरान तियानचेंग ने जेनिया को काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस वगैरह किए होते हैं क्योंकि आज वो दोनों बीच पर जाने वाले थे, पर जेनिया एक का भी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि अभी उसके खुद के ही होश उड़े होते हैं। दिन रात को वो तियानचेंग से मिलने आता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे लगा मेरी जॉब आज जल्दी पूरी हो जाएगी और हम बीच पर चलेंगे, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। तियानचेंग कहती है मैं अपसेट नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे। देन जब उसे पता चलता है कि वो पूरा भीगा हुआ है तो वो कहती है तुम शॉवर ले लो, मैं टॉवेल लेके आती हूँ। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जहाँ जेनिया ने वेतिंग को मारा था तो उसके बाद उसने पूरी जगह साफ कर दी थी और उसकी बॉडी ले जाकर कहीं और फेंक दी और जितनी भी चीजें थी वो जला दी। तो वहीं यूचेन जब शियाओ का असॉल्ट वाला वीडियो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ यांगताई हर जगह वेतिंग को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे उसके ठिकाने का पता चलता है तो वो अपने उस मोटे दोस्त के साथ वहाँ पर आता है और वो हर जगह वेतिंग को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ यांगताई क्लीनिंग प्रोडक्ट की स्मेल और दीवार पर खून को नोटिस करता है और समझ जाता है कि अब वो कभी नहीं मिलने वाला। उसे लगता है उस गैंगस्टर ने उसे मार डाला। दूसरी तरफ यूचेन वैनलिंग से मिलती है और साथ ही पैसे भी लाई होती है। अब वैनलिंग पैसों को देख शियाओ के साथ हुए सारे हादसे का सच उसे बता तो देती है, लेकिन फिर यूचेन उससे ये पूछती है कि तुम्हें इतना डिटेल में ये सब कैसे पता, और यही सीन कट हो जाता है। तो वहीं जब जेनिया तियानचेंग को काम से पिक करने आता है तो तियानचेंग कहती है आज मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ, इसलिए अब जेनिया उसे अपने घर लेके आता है और अपने रूम का डिस्क्रिप्शन देने लगता है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, उसका रूम कैसा दिखता है वगैरह वगैरह। फिर तियानचेंग वहाँ की चीजों को खुद हाथ लगा के देखने लगती है। तभी उसे सीडी मिलती है तो जेनिया उसके लिए वो सीडी लगा देता है और उसमें वो धुन बजने लगती है जो तियानचेंग की फेवरेट है। जब जेनिया उस धुन का मतलब बताता है तो तियानचेंग इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने अपने एक रेडियो शो में उस धुन का मतलब बताया था और जेनिया को अभी भी वो याद है। जेनिया बताता है जब भी मैं इस धुन को सुनता हूँ मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। तियानचेंग उसकी बातें सुनकर काफी नर्वस हो जाती है। फिर वो भी कहती है कि तुमसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उस इंसान के साथ हो पाऊंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करेगा। तुम्हारा मेरी बातें याद रखना मुझे बहुत स्पेशल और लकी फील कराता है। ये सुनकर ही जेनिया इमोशनल होते हुए उसे पीछे से हक कर लेता है और दोनों इस मोमेंट में इतना खो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तभी तियानचेंग को सपना आता है और सपने में उसे अपनी पुरानी जिंदगी के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जब वो शियाओ थी, और साथ ही वो इंसिडेंट भी याद आता है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। ये सब देख वो घबराकर नींद से उठ जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो इस बार उसे सब कुछ नजर आ रहा था, यानी उसकी आंखें वापस आ गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से। तभी जेनिया भी उठ जाता है पर तियानचेंग उसे अभी नहीं बताती कि वो देख सकती है। अब अगले दिन वो अपने डॉक्टर के पास आती है और उन्हें अपनी कंडीशन बताती है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो तियानचेंग कंफ्यूज होकर पूछती है कि मैं इतने टाइम तक देख क्यों नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर कहते हैं ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं लगती, बेहतर होगा कि तुम किसी साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो, शायद तुम्हारी कंडीशन का कारण साइकोलॉजिकल हो। दूसरी तरफ जब जेनिया एक शॉप में बैठकर लंच कर रहा होता है तभी उसके आगे बैठा हुआ पर्सन न्यूज सुन रहा था। न्यूज से पता चलता है कि वेतिंग की बॉडी को पुलिस ने लोकल फिशिंग पोर्ट के पास से ढूंढ निकाला है। मतलब जेनिया ने वेतिंग की बॉडी को पानी में इसलिए फेंका था ताकि वो डिकम्पोज हो जाए और टेस्ट से भी पता न चल पाए कि उसके साथ ऐसा किया किसने। तो वहीं एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब यूचेन ने वैनलिंग से पूछा था कि तुम्हें इतनी डिटेल में ये सब कुछ कैसे पता, तो वो सब बता देती है कि वो उस हादसे वाली जगह पर थी लेकिन एनिया ने उसे पकड़ के बाहर निकाल दिया था, इसलिए वो शियाओ की मदद नहीं कर पाई। ये कहते हुए वो अपने आप को इनोसेंट कहती है। तो यूचेन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक तो वैनलिंग ने शियाओ की मदद नहीं करी और ऊपर से उसने शियाओ को ही सब चीजों के लिए ब्लेम करा था, इसलिए वो उसे एक थप्पड़ मारकर अपने पैसे लेके वापस चली जाती है। अब यूचेन शियाओ के सभी असॉल्टर्स के बारे में पता लगाना शुरू करती है कि अब
वो सब कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी हर एक चीज पे नजर रखने लगती है। तभी कहानी 2023 में आती है और पता चलता है कि पिन्यू ही त्यानचिंग है और त्यानचिंग ही शियाओ। यानी ट्रॉमा के बाद शियाओ एक नहीं तीन तीन पर्सनैलिटीज में जी रही है। उसे खुद नहीं पता वो कब क्या बन जाती है। और चीची उसकी एक इमेजिनेशन फ्रेंड है और इसलिए अब यूचैन उसकी कजिन बनके उसका ध्यान रखती है। खैर कहानी वापस 2014 में आती है। जब जेनिया त्यानचेंग से मिलने आता है तो त्यानचेंग उससे पूछती है तुम रियल हो ना, ये कहकर उसे डायरेक्ट किस करने लग जाती है। जेनिया को तो समझ नहीं आता आखिर इसे क्या हुआ। फिर से दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अब अगले दिन जब त्यानचेंग मिरर में अपने आप को ध्यान से देखती है तो नोटिस करती है कि उसके चेहरे और हाथ पर काफी सारे निशान हैं और इन निशानों को देखकर वो और ज्यादा परेशान और कंफ्यूज हो जाती है। वैसे ये निशान उस दर्दनाक पास्ट के निशानी है जिसे उसका दिमाग तो भूल चुका था लेकिन शरीर नहीं। तभी वहाँ जेनियो आके पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कल बस मैं काम के चक्कर में थोड़ा टेंशन में थी। आई होप कि मैंने तुम्हें कल डरा नहीं दिया हो। तो जेनियो उसे पीछे से हकड़ते हुए कहता है कि नहीं डराया, डोंट वरी, और अगर आगे से कोई भी बात करनी है तो तुम मुझसे कर सकती हो। दूसरी तरफ यूचैन शियाओ के एक असॉल्टर लिन से मिलने आती है जो कि अब यांगता के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है और वो अपनी एक छोटी सी बेकरी की दुकान चला रहा है। अब यूचैन उससे कैजुअली बात करके सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने लगती है। तो लिन बताता है कि चैनली अभी टेक कंपनी में काम करता है और दूसरा जंगता है वो हमारे ही स्कूल में टीचर की जॉब करता है और बाकी इसके अलावा मैं किसी के टच में नहीं हूँ। वैसे वेटिंग की मौत हो चुकी है, न्यूज में भी उसके बारे में दिखा रहे हैं। अब अगर गैंगस्टर लोगों के साथ घूमेगा तो अंजाम तो यही होगा ना। तो वहीं आज शियाओ के डैड त्यानचेंग यानी अपनी बेटी को काम से पिक करने आते हैं। तो त्यानचेंग उन्हें पहली बार ध्यान से देखती है और घर पर आने पर अपने केयर टेकर को, जो ऑब्वियसली उसकी मॉम है, लेकिन अभी वो उन दोनों को भी पता नहीं चलने देती कि उसे दिखाई देने लग गया है। और ना ही त्यानचेंग को अभी ये याद आता है कि ड्राइवर उसके डैड और केयर टेकर उसकी मॉम है। अब उसकी मॉम के जाने की थोड़ी देर बाद ही वहाँ चैनली आता है जो कि उस हादसे के लिए आज उससे माफी मांगने आया था। त्यानचेंग उसे अंदर नहीं आने देती पर चैनली उसको गेट बंद ही नहीं करने दे रहा होता और माफी मांगते हुए कहता है मुझे पता है तुम शियाओ हो, देखो मैं वो सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था। यांगता और उसके दोस्तों ने मुझसे ऐसा घिनौना काम करवाया। अब ये सुनते ही त्यानचेंग बुरी तरह ट्रिगर हो जाती है और उसे सब याद आ जाता है और अचानक उसके अंदर एक अलग ही बोल्ड पर्सनैलिटी आ जाती है और वो पास में पड़ी कांच की बोतल उठाकर चैनली पर हमला कर देती है। अब जब वो दोबारा हमला करने जाती है तभी जेनिया आके उसे रोक लेता है और चैनली डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। त्यानचेंग तो जेनिया से भी कड़क अंदाज में कहती है मुझे छोड़ो। उसकी आंखों में जरा सा भी डर या घबराहट दिखाई नहीं देती और जब जेनिया को रियलाइज होता है कि त्यानचेंग देख सकती है तो वो शॉक हो जाता है और उसे छोड़ देता है। पर वो त्यानचेंग की एक अलग ही पर्सनैलिटी को देख हैरान खड़ा होता है। तो वहीं त्यानचेंग शियाओ के साथ हुए हादसे का दोष जेनिया को देने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक नंबर के कायर हो, शियाओ ने जो सहा उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। यहाँ त्यानचेंग चैनली और जेनियाओ में फर्क ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके लिए हर आदमी उसके पास्ट का दोषी बन चुका था। अब वो जेनियाओ की गर्दन पकड़कर उसका गला दबाने लगती है लेकिन ना वो पीछे हटता है और ना ही उससे लड़ता है बल्कि धीरे से अपने हाथ से उसके चेहरे की पुरानी चोट को छूता है और सहलाता है। जैसे ही जेनियाओ ऐसा करता है त्यानचेंग अचानक होश में आ जाती है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही थी। वो तुरंत उसका गला छोड़ देती है और बिना कुछ कहे भागकर अपने बेडरूम में चली जाती है और रोने लगती है और जेनिया उसके बेडरूम के बाहर बैठ जाता है। त्यानचेंग उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ शुरू में इसलिए थे क्योंकि मैं तुम्हें शियाओ की याद दिलाती थी। पर जेनिया सच नहीं बता पाता और उसकी चुप्पी से त्यानचेंग को अपना जवाब मिल जाता है और फिर वो रोने लगती है। लेकिन अचानक रोते रोते उसके हंसने की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर जेनिया घबरा जाता है और जब बेडरूम के अंदर आता है तो सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि त्यानचेंग खुद को नुकसान पहुंचा रही होती है और वो अपने बाएं हाथ पर बने पुराने निशान को फिर से खोल चुकी होती है और कहती है ये दर्द तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो तुमने मुझे दिया है। और यही सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ यूचैन शियाओ के दूसरे असॉल्टर जंगतैप पे नजर रख रही होती है और देखती है कि वो एक स्कूल लड़की को बुली कर रहा
रहा है क्योंकि उसने जंगताई के स्कूल में बुलिंग के केस में कंप्लेन कर दी थी। वैसे लड़की के पेरेंट्स ड्रग्स और फ्रॉड के जुर्म में जेल में होते हैं और बस दादी ही है जो उसका ख्याल रख रही है। जंगताई उस लड़की को धमकी देता है कि मेरी कंप्लेन अगर वापस नहीं ली तो मैं तुझे स्कूल से निकलवा दूंगा, और वहाँ से चले जाता है। तभी यूचेन उस लड़की के सामने आकर कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो वहीं दिखाते हैं त्यानचेंग हॉस्पिटल में होती है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी यानी शियाओ के रूप में सब याद आ जाता है। शियाओ के पेरेंट्स अब जेनियाओ को त्यानचेंग से दूर ही रखते हैं क्योंकि उसने उसे सेफ रखने का वादा तोड़ दिया था। तो वहीं त्यानचेंग खुद से पूछती है कि सब लोग आगे बढ़ चुके हैं पर सिर्फ वो ही क्यों अपने पास्ट में अटकी हुई है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही। अब उसकी यही बातें जेनियाओ के दिल और दिमाग में बस जाती है और उसके अंदर बदला लेने की आग जला देती है। वैसे पहला मर्डर उसने गुस्से में और बिना सोचे समझे किया था, लेकिन उसके बाद वो जानबूझकर एक एक करके उन सब लोगों को ढूंढने लगता है जिन्होंने शियाओ के साथ जुल्म किया है। दूसरी तरफ स्कूल में जंगताई अभी भी उस लड़की को बुली करते हुए कहता है कि जितना जल्दी हो सके स्कूल से निकल जा, मुझे तेरे जैसे गरीब और घटिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन इस बार उस लड़की ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था और अगले पल ये वीडियो पूरे स्कूल में फैल जाता है और प्रिंसिपल जंगताई को स्कूल से निकाल देती है क्योंकि स्कूल वाले तो अपने रेपुटेशन के बारे में ही सोचेंगे ना। और यही नहीं, जंगताई की वो वीडियो भी वायरल हो जाती है जब उसने उस स्कूल की लड़की को स्कूल के बाहर धमकी दी थी। दरअसल वो वीडियो यूचेन ने रिकॉर्ड कर ली थी और अब जंगताई को वो ऑनलाइन बदनाम कर रही होती है ताकि उसका पूरा करियर ही खत्म हो जाए और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए जैसे शियाओ की हुई। तो वहीं दूसरी तरफ जेनियाओ पहले चैनली का शिकार करता है, यानी उसे खाली वेयर हाउस में लेकर बांध दिया होता है और वो जेनियाओ से माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन जेनियाओ इस बार एक नहीं सुनता, जैसे उन लोगों ने शियाओ की नहीं सुनी थी। इस टाइम जैसे उसके अंदर का इंसान मर चुका हो, वो चैनली के मुंह में केमिकल डालकर उसे छोड़ देता है और उसके तड़पकर मरने का इंतजार करता है। और जैसे ही वो मर जाता है तो जेनियाओ उसकी बॉडी को उल्टा लटका के उसके शरीर का सारा खून निकाल लेता है, फिर उसके सारे दांतों और नाखूनों को भी उखाड़ लेता है ताकि बॉडी मिलने के बाद भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए। फिर उसकी बॉडी के साथ टुकड़े करके उनको अलग अलग बैग में भर के अपनी कार की डिक्की में डालता है और जंगल में ले जाकर फेंक देता है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि उसकी मॉम का बर्थडे होता है, तो वो उनके घर आके उन्हें केक देकर चुपचाप चले जाता है। वैसे उसे ये नहीं पता था कि उसकी मॉम उसके डैड को वापस अपने घर पर रहने दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जंगताई ने पता कर लिया था कि ऑनलाइन उसे बदनाम करने के पीछे यूचेन का हाथ है, इसलिए चालाकी से उसने यूचेन को एक खाली जगह पर बुला लिया होता है और वो उसे पूछने लगता है आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। तो यूचेन कहती है तुम्हें याद है ना तुमने शियाओ के साथ क्या करा। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो पास्ट की बात थी, मुझे अकेला छोड़ दो, और वैसे भी जो किया हमने उसके साथ किया, तुम्हारे साथ तो नहीं किया ना। अब यूचेन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसकी आंखों में स्प्रे छिड़क देती है और जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जंगताई उसे पकड़कर दूर फेंक देता है और जैसे ही उसके पास आके उसे मारने वाला होता है तभी जेनियाओ पीछे से आके उसकी पीठ पर चाकू से हमला कर देता है। अब जंगताई जेनियाओ को देख हैरान हो जाता है। पहले तो वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो लड़ नहीं सकता फिर वो उसे माफी मांगने लगता है। लेकिन ऑब्वियसली जेनियाओ उसे भी नहीं छोड़ता और मार देता है। तो वहीं यूचेन ये देख शॉक में होती है। अब रात तक जेनियाओ ने जैसे चैनली का हाल करा था जंगताई का भी वही हाल करता है और फिर उस जगह को क्लीन करके यूचेन को शियाओ से मिलवाने लाता है। शियाओ के पेरेंट्स यूचेन को उससे मिलने देते हैं पर जेनियाओ को उसके आसपास भी भटकने नहीं देते। यूचेन जब शियाओ की सच्चाई जानती है कि वो त्यानचेंग बन चुकी है और उसे कोई भी याद नहीं है तो उसे रोना आ जाता है और गिल्टी फील होता है कि जब शियाओ सब कुछ अकेले सह रही थी तो वो उसके साथ नहीं थी। फिर वो जेनियाओ से मिलती है और समझ जाती है कि चैनली और वेतिंग को भी उसने मारा है। जेनियाओ उससे कहता है प्लीज पुलिस को मत बताना, एक बार मैं उन सबको मार दूं तो खुद जाके सरेंडर कर दूंगा। वैसे यूचेन भी यही चाहती थी कि वो सब मर जाएं, इसलिए जेनियाओ का ही साथ देती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे कहना, मैं करूंगी और जितनी भी उन लोगों के खिलाफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सब ला के दूंगी। और शियाओ की चिंता मत करो, अब से मैं उसका ख्याल रखूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें भी उससे मिलने नहीं दूंगी क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए जो भी तुम कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो।
हो। तो वो कहता है डोंट वरी, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी शिया को उसके पास्ट के बारे में याद दिलाता है वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाए, यहाँ तक कि मैं भी उसे दूर चले जाऊंगा। ये कहकर चले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं त्यानचेंग से उसके ऑफिस कलीग्स मिलने आते हैं और उसकी ऐसी हालत देख उन्हें भी दुख होता है और वो उससे कहते हैं तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और बहुत सारी विशेष देते हैं। वैसे उनमें से एक लड़की हूबहू प्रेन्यू जैसी दिखती है। दरअसल उसका नाम जॉय है। त्यानचेंग उसे एक पल के लिए देखती है जैसे वो उसकी आइडेंटिटी अडॉप्ट करना चाहती हो, क्योंकि जॉय की एकदम बोल्ड और फियरलेस टाइप की पर्सनैलिटी है। सबके वहाँ से जाते ही चीची वहाँ पर आ जाती है और त्यानचेंग से कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी यूचेन को त्यानचेंग के बेडरूम से अचानक हंसने की आवाज आती है और जब वो उसे देखती है तो पता चलता है कि वो खुद चीची जैसी हरकतें कर रही थी। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।